बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ महरीन सब्ताइन। देख रहे हैं आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। नाज़रीन, ज़ारा का केस हम डिस्कस कर रहे हैं और कुछ डेवलपमेंट्स जैसे जैसे सामने आती हैं वो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो गुज़िश्ता से पेवस्ता हैं, कुछ ऐसी चीज़ें जब केस आगे बढ़ जाता है तो कुछ पुरानी चीज़ें जो हैं वो थोड़ी और क्लियर होती हैं और उनके अंदर कुछ ऐसी नई बातें मालूम होती हैं जो मैं समझती हूँ वो मेरे नाज़रीन जो मुझे मुसलसल देख रहे हैं वो इस केस के हर पहलू को जानना चाहते हैं, तो उनके लिए वो तफसीलात जो है मैं सामने रख देना चाहती हूँ। इस केस में जो लेटेस्ट डेवलपमेंट है, जो चालान में कुछ चीज़ें नामुकम्मल हैं, दो कौन से लोगों को बेगुनाह करार दे दिया गया और उसके बाद ये मामला जो है इस वक्त किस तरफ जा रहा है, ये मैं आपको आज इस वीडियो में बताऊंगी। इसके अलावा जो कदीर है उसके बारे में पुलिस ने कुछ बातें जो है वो ज़ारा के वालिद को बताई हैं। ये बहुत ही अहम डेवलपमेंट है और इस चीज़ को अभी किसी हद तक सीगा राज में रखा जा रहा है, लेकिन ये चीज़ जो है आने वाले दिनों में सामने आ जाएगी। कदीर के हवाले से ये सब कहते हुए मैं आपको ज़रूर ये कहती चलूँ कि अभी तक कदीर के बारे में कोई ऐसी चीज़ सामने नहीं आ रही जिसमें ये कहा जाए कि कदीर किसी भी तरह से इस मामले में शामिल था। लेकिन शकूक व शुबहात जो है वो बहुत सी चीज़ों को जन्म दे रहे हैं और ऐसे में ज़ारा के वालिद भी ये कहने पर मजबूर हो जाते हैं कि कदीर किसी भी वक्त अपनी माँ और बहन को माफ़ भी कर सकता है और कदीर का भी कोई ना कोई मामला निकल सकता है। अपने शकूक व शुबहात का इजहार वो अपने एक इंटरव्यू में कर चुके हैं, जिसमें उन्होंने ये कहा कि मैं तो खुद कदीर को लेकर पुलिस के पास गया था कि इससे भी तफ्तीश करें। ये कहने का मतलब यही है कि आप समझते हैं कि हर तरह से हर एक को जांचा जाए, इसमें चाहे कदीर हो चाहे उसकी माँ हो, यानी कि उन्होंने कदीर को भी इसमें से कम्प्लीटली रूल आउट नहीं किया था। उसके अलावा कदीर के बारे में उन्होंने ये भी अपनी गुज़िश्ता वीडियो में बताया था कि कदीर को जब मैं पुलिस के पास लेकर गया था तो मुझे पुलिस ने कहा था कि हम इससे अभी तफ्तीश करना चाहते हैं और हम इससे तफ्तीश करेंगे, लेकिन ये तफ्तीश हम इससे अलग में करेंगे। अब कदीर से कुछ तफ्तीश हुई है और उस तफ्तीश में कुछ चीज़ें सामने आई है और क्या बताया गया है ज़ारा के वालिद को वो मैं आज आपको इस वीडियो में बताऊंगी। इसके अलावा ज़ारा से जुड़ी कुछ पुरानी कहानियाँ, कुछ पुराने वाक़यात भी सामने आ रहे हैं, क्योंकि एक जो बात सामने आई थी जिस पर आप लोगों ने भी सवाल उठाए थे जब मैंने आपको ये बताया था कि कदीर के साथ उसके ससुर उस घर में दोबारा से जाते हैं। इस वाक़े के वक़ूफ़ पज़ीर होने के बाद जब ये घर डी सील किया जाता है, यानी कि इसकी सील खोली जाती है, यानी कि यहाँ से तमाम शवाहिद इकट्ठे कर लिए जाते हैं और इसको फिर खोल दिया जाता है घर को कि आप आ सकते हैं, जा सकते हैं या जिस तरह भी चाहे इस घर को इस्तेमाल कर सकते हैं, तब कदीर अपने फादर इन लॉ यानी अपने ससुर के साथ इस घर में आता है। उस दिन के बारे में मैंने आपको बताया था कि इस घर में अलमारियाँ खुली हुई देखी गई थी और अलमारियों के अंदर कुछ भी नहीं था। तो लोगों ने कहा कि अलमारियाँ जब खुली हुई थी तो कदीर के वालिद ने उस दिन, कदीर के ससुर ने उस दिन क्यों नहीं नोट किया जिस दिन उनकी बेटी जो है उस घर से गायब थी और इस बारे में उस वक्त क्यों नहीं रिपोर्ट किया गया। तो मैं आपको बताती चलूँ कि अलमारियाँ खुली हुई इसलिए थी कि पुलिस ने वो अलमारियाँ खोली थी, वो दरवाजे, वो ताले सब कुछ खोले थे, वहाँ से शवाहिद इकट्ठे किए थे। घर में चूके सोना, पैसा, रियाल जिसके बारे में कहा जा रहा था वो सब मौजूद नहीं था। तो उसकी जांच पड़ताल के लिए उन्होंने चूंकि तलाशी ली थी, इसलिए घर की अलमारियाँ खुली हुई थी। इसका मतलब हर किसी नहीं है कि ये अलमारियाँ उस दिन की खुली हुई थी। उस दिन तो उन्होंने कुछ ऐसे मामला ज़रूर किए थे कि अलमारियाँ जो है इनके ताले टूटे हुए थे ताकि इनके वालिद देखें कि इनकी बेटी जो है वो तो सामान उठाकर यहाँ से किसी के साथ भाग गई है। तो ये तासुर देने की कोशिश की थी और उस वक्त जब अलमारियों को गौर किया गया था तो अलमारियों में कोई भी पैसा, कोई भी कपड़ा, कोई भी पासपोर्ट उसका नहीं था। तो ये मालूमात है उस दिन के हवाले से जो कि मिसिंग थी, शायद मैं आपको ठीक से क्लियर नहीं कर सकी थी, तो अब मैं आपको क्लियर कर रही हूँ। उसके बाद जो एक और चीज़ थी वो थी जो मुझे अभी नहीं मालूम हुई है, शायद किसी और से आपको ये बात मालूम हुई हो, लेकिन अपने व्यूअर्स के लिए मैं बताती चलूँ कि ज़ारा से जो मुखासमत थी, जो हसद और जलन था, वो शादी के दूसरे रोज़ से ही शुरू हो गया था। दरअसल शादी के दूसरे रोज़ ये वाक़या सुनने में आ रहा है कि शादी के दूसरे रोज़ ज़ारा की सास जो है उसके पास आती है और उसे कहती है कि वो तमाम सोना जो तुम्हें मेरे बेटे ने डाला है वो मेरे हवाले कर दो। यहाँ पर ज़ारा जो है अपनी सास से कहती है कि आप अपने बेटे से पूछ ले, मैं आपके बेटे से पूछ लेती हूँ। अगर वो कहता है तो मैं सब आपके हवाले कर दूँगी, और उसने एक तरह से देने से इनकार कर दिया। नई नवेली दुल्हन थी, कुछ लड़कियाँ डर भी जाती हैं, लेकिन उसने फिर भी, चूँकि उसको अपने शौहर का पूरा एतमाद हासिल था, तो यहाँ पर सास को ये बात बहुत बुरी लगी। उसे असल में ये बुरा लगा था कि मेरे बेटे ने मुझसे पूछे बगैर 10 तोले सोना इसको गिफ्ट किया है अलग से, यानी कि जो जेवर पहनाया गया शादी पर, उसके अलावा 10 तोला सोना जो है उसके बेटे ने अपनी बहू को दिया था। इस बारे में जब उसकी माँ को यानी कि सास को ज़ारा की पता लगता है तो इस चीज़ पर वो सख्त सीख पाती कि मेरा बेटा तो मुझसे पूछे बगैर किसी को 1 रुपया नहीं देता था, और अब ये जो अभी जुम्मा 8 दिन भी नहीं हुए जिसे आए हुए, वो इसकी कुल की मालिक बन गई है। तो ये चीज़ जो है वहाँ से शुरू हो गई थी और यहाँ से उन्होंने ज़ारा को सख्त नापसंद करना शुरू कर दिया था। तो ये भी एक बात जो है ये सामने आई है। और यहाँ पर हाँ ये भी होता है कि चूँकि इनका बेटा
क्योंकि उस वक्त उनका बेटा साथ में नहीं था, ज़ारा ने अपने शौहर को फ़ोन करके बताया, और उसके बाद ये गालिबन शादी का दूसरा रोज़ तो नहीं, कहने का मतलब ये था कि शादी अभी नई हुई थी, और चूँकि वो अभी यहाँ पर नहीं मौजूद था, ज़ारा अपने शौहर को फ़ोन करती है, ज़ारा का शौहर अपनी माँ को फ़ोन करता है और कहता है कि आप उससे ज़ेवर क्यों मांग रही है। नाराज़गी का इजहार भी किया था और कहा था कि आपको मैं सब कुछ तो देता हूँ, मैंने आपको भी ज़ेवर डाला, मैंने बहनों को भी ज़ेवर डाला, अब जो उसके पास है वो उसका है, आपको कुछ चाहिए आप मुझे बताइए, मैं आपको सब देता हूँ, आपको उससे नहीं मांगना चाहिए था। इस बात ने जलती पर तेल का काम किया। वहाँ से ये नफरत जो है ऐसी शुरू हुई कि जिसका अंजाम इतना भयानक हुआ जो आप लोगों ने देखा इस केस में। अच्छा, अब इस केस में कुछ चीज़ें और जो सामने आई हैं वो ये है कि जिस दिन इसके वालिद जो है वहाँ पहुँचे थे, जब ज़ारा का मर्डर हुआ था, वो मिल नहीं रही थी और इसके घर वाले कह रहे थे कि वो भाग गई है। उस दिन इसके वालिद जब वहाँ पर पहुँचते हैं तो उनके साथ एक शख्स जो है वो भी साथ गाड़ी में हो गया था। ये जा रहे थे, रास्ते में वो गाँव का शख्स मिलता है, इसके वालिद उसको भी साथ बिठा लेते हैं, और वो भी जब यहाँ पर आता है तो उसने भी ये बातें जो है बताई थी। उसने यहाँ तक कहा था कि जब इन औरतों के बारे में 15 को फ़ोन करके उनके वालिद ने बताया, जब सारा दिन ज़ारा नहीं मिली, शाम हो गई, तब उसके वालिद ने पुलिस को फ़ोन किया, पुलिस आई, इन औरतों को पकड़ कर लेकर गई। वो कहते हैं हम थाने उनके साथ साथ गए। वो कहते हैं कि जब तक हम वापस आए घर, हमारे पीछे पीछे उन औरतों को भी छोड़ दिया गया, यानी इतनी तेज़ी के साथ। उसके बाद तो उनके वालिद ने, जाहिर सी बात है, तमाम जो शवाहिद है उन्हें इकट्ठा किया, और वो कैमराज जो है वो लेकर सारी रिकॉर्डिंग्स जो है इलाके की पहुँचे वहाँ पर, और फिर पुलिस के साथ जब देखी गई और फिर वो तमाम मनाज़िर देखे गए जिनमें ये तमाम मशकूक हरकत करते दिखाई देते हैं, और जो बयानात बताते रहे थे कि हम तो मतलब सारा दिन थे ही नहीं और घर से ज़ारा की निकलती दिखाई नहीं थी, और वो तमाम चीज़ें उसके बिल्कुल बरखिलाफ़ वो वीडियोज़ थी, जिसकी बिना पर फिर उनको गिरफ्तारी डाली जाती है। और फिर वो लड़का जो कि यास्मीन का बेटा था, उसने तमाम राज फाश कर दिया, और उसके बाद वो टुकड़े नाले से मिलते हैं। अब आखिरी बात आपको बहुत अहम बताती चलूँ, और वो है नामुकम्मल चालान जो कि अदालत में पेश किया गया। ये चालान इसलिए नामुकम्मल है जनाब क्योंकि इसमें फॉरेंसिक रिपोर्ट और पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं है। जी हाँ, पोस्टमार्टम रिपोर्ट इब्तदाई तो आ जाती है, लेकिन उसमें भी कुछ मामलात थे जिनमें ये वाज़ेह नहीं हो पा रहा था कि मौत जो है दम घुटने की वजह से हुई है, जलाने की वजह से हुई है, या काटने की वजह से हुई है। तो इब्तदाई जो इनिशियली यानी जो डेथ, कॉज ऑफ डेथ था, वो उसको क्लियर नहीं हो पा रहा था, जिसके लिए टाइम लिया गया था, और फॉरेंसिक जो कि 1 से 1.5 माह लेता है। इसी तरह से ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी अभी तक नहीं आई कंप्लीट एग्जैक्ट, जिसकी वजह से ये चालान अभी नामुकम्मल है। इसलिए लोग काफ़ी कह रहे थे कि चालान नामुकम्मल पेश किया गया, ये तो टैक्टिक्स है मुलज़मान को बचाने के। तो ऐसा नहीं है, क्योंकि हमें ये मालूम हुआ है कि इन 4 अफराद को तो गुनाहगार मुलज़िम करार दिया गया है इस चालान में, और जिनमें कि सास, उसकी नंद का बेटा अब्दुल्ला, और उसके अलावा एक शख्स नवीद जो कि कसाई कातिल था। अब उसके बाद 4 लोग जो और गिरफ्तार किए गए थे, उनमें से 2 अफराद को बेगुनाह कह दिया गया है। 2 अफराद में एक तो सबा है और एक उसका बेटा है। सबा, जिसके बारे में कहा जाता है कि वो अभी कुछ अर्सा पहले उम्रा करके वापस आई थी। अब पुलिस ने इसको बेगुनाह इस बुनियाद पर करार दिया है कि इसके मोबाइल फ़ोन डाटा जो रिकॉर्ड है, और जो उसकी मोबाइल लोकेशन है, और जो भी CDR वगैरह निकला है, उसके मुताबिक ये इन 2 ख़वातीन के साथ इस पूरे वाक़े के दौरान राबिते में नहीं थी, बल्कि जब ज़ारा के वालिद यहाँ पर आए थे तो अपनी बहन यास्मीन के बुलाने पर वहाँ पर आई थी, और इस बारे में उसने भी पुलिस को बताया था कि मेरी बहन ने कहा था कि मेहमान आ रहे हैं और ये घर में मामला हो गया है, तब मैं वहाँ घर गई थी। तो इस बिना पर उसे और उसके बेटे को इस चालान में बेगुनाह करार दिया गया है। तो जनाब ये अभी तक तमाम चीज़ें जो है वो सामने आई हैं। मज़ीद जो भी डिटेल्स होंगी इस केस में मैं आपके साथ शेयर करूँगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह ताला ज़ारा के आगे के सफ़र को आसान करे, गुनाहगारों को सख्त से सख्त सज़ा मिले, और कोई भी बेगुनाह जो है वो किसी भी तरह से इस केस में ना फंसने पाए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।